हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। आपकी नीट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मैंने आपकी प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो सीरीज बनाई है जिसका नाम है नीट फीवर। इसमें मैंने वो वीडियोस लिए हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं और हाईली स्कोरिंग भी हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे। फर्स्ट, यू कैन ईजली रिवाइज अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है, और अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोस आपकी प्रिपरेशन का मेजर पार्ट कवर कर देंगे और आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज एंड दैट इज इंटरफेस। सो इंटरफेस, यू नो, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। वो सेल साइकिल का पार्ट है जिसमें कि सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है। सो सबसे पहले व्हाट इज सेल साइकिल? तो आपको पता है कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो एक सेल को दो सेल बनने के लिए चाहिए होंगी? अंदर डीएनए है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, और जब एक सेल से दो सेल बनेगी तो वो इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? जीनोम। जो एक सेल का टोटल इंफॉर्मेशन होता है उसको जीनोम कहते हैं। तो जीनोम क्या होना पड़ेगा? उसको डुप्लीकेट होना पड़ेगा अगर सेल को डिवाइड करके दो बनना है तो। नेक्स्ट थिंग कि सेल का जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्मिक थिंग्स हैं, उसका भी अमाउंट इंक्रीज होना है। तो जो भी साइटोप्लाज्मिक की भी क्या होनी चाहिए? सिंथेसिस होगी, तब सेल डिवीजन हो पाएगा। एंड द लास्ट स्टेप कि सेल डिवीजन होना चाहिए, दैट मीन्स एक सेल डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट होनी चाहिए। ये तीनों चीजें जब होंगी तब ये एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो पाएगी। तो अगर हम देखें तो एक सेल डिवीजन के एंड से दूसरे सेल डिवीजन के एंड तक ये सारे प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, और इन सारे प्रोसेसेस को एक साथ कहते हैं सेल साइकिल। इन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो टाइम होता है सेल साइकिल का वो डिफर करता है। इन केस ऑफ ह्यूमन जो सेल साइकिल का टाइम लगता है दैट इज 24 आवर्स, और अगर ईस्ट की बात करें तो दैट इज ओनली 90 मिनट इन केस ऑफ ईस्ट। और अगर हम ह्यूमन की सेल साइकिल को स्टडी करें तो हम देखेंगे कि जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है दैट इज ओनली ऑफ 1 आवर। सिर्फ एक आवर में एक सेल से आपको दो सेल बनती हुई दिख जाएगी। सो व्हाट अबाउट द रेस्ट 23 आवर्स? ये 23 आवर्स प्रिपेयर करते हैं सेल को फॉर सेल डिवीजन, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। तो अगर ये सेल साइकिल है और ये जो कि ऑलमोस्ट 5 to 10% होता है, दैट फेज इज एक्चुअल में जो सेल डिवीजन होता है वो इस फेज में होता है, और इसको कहते हैं एम फेज। एम स्टैंड फॉर माइटोसिस, सो इट इज कॉल्ड एज माइटोसिस फेज। और जो रेस्ट ये 90 to 95% फेज होता है जिसमें प्रिपरेशन होती है फॉर सेल साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेज। Now let's talk about the different phases of the interphase. So this is M phase. अगर इंटरफेस को हम डिवाइड करें तो इंटरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी और 3 ग्रुप्स, 1, 2 and 3. So this is M phase. So M phase के बाद जो पहला फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज G1 फेज। G1 फेज, या इसको कहते हैं गैप 1 फेज। सो G1 फेज और गैप 1 फेज। सेकेंड फेज जो ये बड़ा फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज S फेज और सिंथेसिस फेज।
एंड द लास्ट वन, इसको कहते हैं G2 फेज और गैप 2 फेज। सो इंटरफेस जो इन तीनों से मिलके बना है उसमें होती है प्रिपरेशन फॉर डिवीजन और एम फेज के लिए। अब तो अगर हम G1 फेज की बात करें तो ये एम फेज और एस फेज के बीच में आता है और इसमें एस फेज के लिए यानी डीएनए की सिंथेसिस के लिए प्रिपरेशन होती है। इसमें सेल जो है, जो सबसे पहला पॉइंट है, सेल की ग्रोथ होती है। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म, इन टर्म्स ऑफ साइज, वो सब बढ़ता है। अब अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ। वन इज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ में साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ता है एंड दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो होता रहता है। बट अगर हम ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डीएनए कंटेंट कहें कि डीएनए कंटेंट कैसे बढ़ेगा, तो दैट अकर ओनली वन पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द सेल साइकिल और वो होता है एस फेज, जिसमें कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। सो G1 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है और साथ में कुछ आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। So that is a function of G1 phase. Now come to the S phase. S phase में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेल नोन है दैट इज डीएनए डुप्लीकेशन होता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होती है क्योंकि डीएनए हिस्टोन के साथ मिलके ही क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस एस फेज में ही होती है। एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इसमें जिसको कहते हैं, जो एनिमल सेल में होता है, एंड दैट इज डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल। तो एनिमल के केस में न्यूक्लियस में जहां डीएनए का डुप्लीकेशन होता रहता है और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है इन एस फेज। फेज में प्रिपरेशन होती है एम फेज की और ये एस फेज और एम फेज के बीच में होता है। इसमें बेसिकली मेजर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है जो कि डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसका एक एग्जांपल है दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसके लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन और इसकी सिंथेसिस जो है वो G2 फेज में होती है। सो आफ्टर ऑल दिस प्रिपरेशन नाउ सेल गो टू द एम फेज और माइटोसिस फेज। नाउ कभी कभी कुछ सेल्स लाइक सम एडल्ट सेल या वो सेल्स जो हमेशा डिवाइड नहीं करती, केवल तब डिवाइड करती हैं जब उनको जरूरत होती है या वो इंजर्ड हो जाती हैं तो रिपेयर के लिए डिवाइड करती हैं, जैसे कि हर्ट सेल। वो सेल G1 फेज से बाहर निकल जाती हैं और एक मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनएक्टिव फेज में आ जाती हैं जिसको कहते हैं G0 फेज। G0 फेज ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है, दे आर लाइव सेल, वो ग्रो कर सकती हैं बट डिवाइड नहीं करती, वो डिवीजन नहीं करती और इसलिए वो क्वेसेंट स्टेज में पड़ी रहती हैं। G0 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वेसेंट स्टेज, जिसमें कि सेल्स रहती हैं और तब तक रहती हैं जब तक कि इनको वापस से सेल डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ जाती। वंस दे वांट टू डिवाइड दे अगेन गो and continue with the cell cycle. So that is about the cell cycle. Now one thing that we need to understand और वो है C value। किसी भी सेल में जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है उसमें जो डीएनए का कंटेंट होता है उसको कहते हैं C वैल्यू। ये पिकोग्राम में होती है। अब अगर ह्यूमन का
हम 46 क्रोमोसोम लेते हैं, यानी कि हमने ह्यूमन का 2n क्रोमोसोम लिया, उस कंडीशन में उसमें डीएनए का कंटेंट कितना होगा? 2c। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें 4n डीएनए है, 4n क्रोमोसोम है सॉरी, तो उसमें डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा? 4c हो जाएगा। तो इन जनरल अगर हम G1 फेज से स्टार्ट करें, जहां से स्टार्ट करती है सेल डिवाइड करना, तो इस केस में इस सेल का जो क्रोमोसोम होगा, इफ इट इज ह्यूमन सेल और सोमैटिक सेल है, तो इसका क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो 46 होगा, दैट मीन्स 2n होगा, और इसमें जो डीएनए कंटेंट होगा दैट इज ऑल्सो 2c। अब टोटल वो कंप्लीट करेगा और यहां जाएगा, तो वहां भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा दैट इज 46 ही होगा, दैट मीन्स 2n ही होगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी डिवीजन ना तो क्रोमोसोम डिवाइड हुआ है और ना ही डुप्लीकेट हुआ है, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और डीएनए कंटेंट भी सेम है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है डीएनए के साथ। सो नाउ कम टू द एस फेज। एस फेज में आपको पता है डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है लेकिन क्रोमोसोम नहीं बनते। दैट मीन्स जब तक कि सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है तब तक हम क्रोमोसोम को सिंगल क्रोमोसोम कहते हैं, भले ही उसमें डीएनए डबल हो गया हो। तो एट द एंड ऑफ द एस फेज यहां बात करें तो अगर हम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो आपको 46 क्रोमोसोम ही दिखेंगे, और यानी कि जो प्लॉइडी होगी वो 2n ही होगी। लेकिन अगर हम डीएनए कंटेंट करें, जो पहले 2c था, तो अब वो डबल हो गया, क्योंकि यहाँ डीएनए सिंथेसिस हुई है और वो हो जाएगा 4c। सो एट द एंड ऑफ द एस फेज डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, जबकि क्रोमोसोम सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। एट द एंड ऑफ द G2 फेज सेम थिंग्स हैपन, क्योंकि कुछ भी नहीं होता, तो क्रोमोसोम नंबर 2n ही होता है और डीएनए कंटेंट 4c हो जाता है। लेकिन आफ्टर माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, और माइटोसिस डिवीजन में चूंकि 2n का 2n ही रहता है, तो क्रोमोसोम नंबर तो 2n ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है वो हाफ हो जाता है, क्योंकि माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और जो डुप्लीकेटेड डीएनए था वो अलग अलग पोल पे चला जाता है, इसलिए ये जो डीएनए कंटेंट है वो वापस से 2c हो जाता है। वन मोर थिंग, क्योंकि ये जो माइटोसिस के फेजेस हैं ये तो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, बट इंटरफेस के ये स्टेजेस जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन और बाकी चीजें हो रही हैं, वो सिंपल माइक्रोस्कोप में, ये जो चीजें इंटरफेस में हो रही हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं है, इसलिए बहुत टाइम तक इंटरफेस को साइंटिस्ट एक इनएक्टिव फेज मानते थे, बट नाउ इट इज नोन कि ये बहुत ही एक्टिव फेज है जिसमें, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेस एंड every NEET examination you can get at least 2 questions from this small topic. So इसको पढ़ के जाइए and thank you so much.